सांख्य योग बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से स्वागत। सांख्य योग की कक्षाओं में हमने सांख्य योग का परिचय जानने के बाद ख़ास तौर से जिन चीज़ों को देखा वो था उसके मूल द्रव्यों के विषय में कुछ चर्चा हमने की, और उसके बाद में जो एक प्रमुख द्रव्य, जो दो द्रव्यों में से प्रमुख द्रव्य प्रकृति है, उसके स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की और उसके अस्तित्व के लिए क्या प्रमाण या तर्क प्रस्तुत किए गए हैं सांख्य दार्शनिकों द्वारा, ख़ासतौर से ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका के अनुसार। उन तर्कों की हमने चर्चा की। हमने सांख्य मत के जो कार्यकारण का सिद्धांत है, जिसको हम सत्कार्यवाद कहते हैं, उसकी चर्चा हमने की, और उस चर्चा में हमने सत्कार्यवाद का जो विरोधी मत है, असत्कार्यवाद या आरंभवाद, उससे हमने सत्कार्यवाद की तुलना भी की। प्रकृति के स्वरूप की चर्चा के समय हमने ये देखा कि प्रकृति स्वरूपतः त्रिगुणात्मक है। पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि हम प्रकृति के स्वरूप को समझने के बाद पुरुष के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। पुरुष को किस तरीके से सांख्य दर्शन में समझाया गया है, दर्शाया गया है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। किंतु सांख्य दर्शन में जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति की बात गुणों की व्याख्या किए बिना पूरी नहीं होती। तो हम पुरुष के विषय में चर्चा करें, पुरुष के स्वरूप के विषय में चर्चा करें, उससे पहले यह अधिक लाभप्रद रहेगा कि हम गुणों के विषय में, प्रकृति के गुण नहीं, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसमें गुणों की व्याख्या किस प्रकार की गई है, इस विषय में कुछ चर्चा हमारे लिए अधिक लाभप्रद रहेगी। तो आइए हम पहले ये देखें कि सांख्य दर्शन में गुणों को किस प्रकार समझाया गया है। सांख्य कारिका की कारिका नंबर 13 में ईश्वर कृष्ण ने तीनों गुणों के लक्षणों की चर्चा की है, जिसमें तीन गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनको हम साधारणतया सत्व, रजस और तमस कहते हैं। सत्वगुण लघु है, प्रकाश का द्योतक है, और रजोगुण गति का, मूवमेंट का द्योतक है, और तमोगुण उदासीनता का द्योतक है। ये बात एक बार फिर से समझ लेनी चाहिए, जो कि कई बार एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इस चीज को यदि हम ध्यानपूर्वक न देखें या सुने, कि प्रकृति में तीन गुण नहीं है। प्रकृति कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसके अंतर्गत तीन गुण आते हों, बल्कि तीन गुणों की सम्मिलित अवस्था का नाम ही प्रकृति है। तीन गुणों से परे या तीन गुणों से अलग प्रकृति नाम का कोई द्रव्य नहीं है। तो द गुणास आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रकृति। दे कॉन्स्टिट्यूट प्रकृति, दे डू नॉट बिलोंग टू प्रकृति। वो प्रकृति के गुण नहीं है, बल्कि वे तीनों मिलकर के ही प्रकृति हैं। हम गुणों को जानते कैसे? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सांख्य में ये उठता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ठीक है, प्रकृति है, हमने प्रकृति के अस्तित्व के तर्क हमने ये देखे, उसके प्रमाण जो सांख्य दार्शनिकों ने, खासतौर से ईश्वर कृष्ण ने प्रस्तुत किए, वो हमने देखे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि आप ये भी कहते हैं कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो आप गुणों को जानते कैसे हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार गुणों का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। हम जब प्रमाणों की चर्चा हमने पहले जब भारतीय दर्शन पढ़ा था तो हमने कुल मिला के 6 प्रमाणों की बात की थी, लेकिन जो हमारे जो सबसे प्रमुख प्रमाण हैं उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द इत्यादि की बात हम करते हैं। तो गुणों का ज्ञान, हम गुणों को जानते कैसे हैं? गुणों का ज्ञान हमें अनुमान प्रमाण से होता है। गुण हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। गुणों का ज्ञान हमें अनुमान से
होता है। दे आर नॉट परसीव, दे आर इन्फर्ड फ्रॉम देयर इफेक्ट्स। अपने प्रभावों के आधार पर, उनके प्रभावों के आधार पर हम गुणों का अनुमान करते हैं। देखिए, एक अनुभविक सत्य क्या है कि प्रकृति मतलब संसार की जितनी भी चीजें हैं वो कुल मिलाकर के तीन ही प्रकार के ब्रॉड प्रभाव उत्पन्न करती हैं। या तो वो हमको प्रसन्नता देती हैं, हम आनंदित होते हैं किन्हीं विषयों के, वस्तुओं के संपर्क में आके। जैसे मान लीजिए हम हमारे किसी प्रियजन से मिलते हैं और यदि हम काफ़ी समय बाद मिलते हैं तो हमको मिलकर के बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। या कोई वांछित चीज़ हम बहुत लंबा हमने इंतज़ार किया होता है, हम कुछ वस्तुओं से, कुछ घटनाओं से आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। कुछ घटनाओं से हम विचलित होते हैं, हमारे लिए पीड़ादायक होती हैं, है ना। एक छोटा सा उदाहरण हम ये लें कि हमारी मनपसंद की घटना नहीं घटी, हमारी टीम कहीं खेल रही है और वो टीम किसी प्रतियोगिता में हार जाती है तो हम दुखी हो सकते हैं। और या फिर वो चीज़ें जिनसे हम अपने आप को संबंधित महसूस नहीं करते, वो ना हमको खुशी देती हैं और ना ही किसी प्रकार की पीड़ा देती हैं, किसी भी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करती। वो जैसी हैं हम उनको वैसी जान लेते हैं। हमें उनकी किसी भी स्थिति से हमारे मन पर कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। हम उन वस्तुओं के, उन घटनाओं के, उन विषयों के प्रति उदासीन रहते हैं। वो जैसी हैं तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो किसी और प्रकार की होती तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। यही तीन प्रकार के प्रभाव संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विषय, प्रत्येक घटना, संसार में जो कुछ भी है, केवल तीन ही प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। इसमें एक रोचक बात सांख्य सम्मत यह है, हमने जब सत्कार्यवाद का विश्लेषण किया था, सत्कार्यवाद का जब हमने अध्ययन किया, तो हमने ये देखा कि सांख्य दर्शन की यह मान्यता है कि प्रभाव सार रूप में, इसेंशियली अपनी कॉज से, अपने कारण से, यानी कि कार्य अपने कारण से वस्तुतः अभिन्न होता है। वह सार रूप में वही होता है ना। कार्य में और कारण में कोई तात्विक भेद नहीं होता। ठीक है, अगर प्रभाव में और उसके कारण में, कार्य में और उसके कारण में कोई तात्विक भेद, कोई इसेंशियल डिफरेंस, कोई सार भेद नहीं है, तो फिर जो प्रभाव हैं वैसे ही उनके कारण भी होंगे। पूरी सृष्टि में, संसार में तीन ही प्रकार के प्रभाव हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। या तो वो हमारे लिए आनंद का विषय हैं, या हमारे लिए किसी दुख का कारण हैं, या फिर हम उनके प्रति उदासीन हैं। तो यह जो तीन गुण हैं, यह भी सार रूप में इन्हीं चीजों के, इन्हीं तीन प्रभावों के कारण होंगे और तत्वतः इनसे भिन्न नहीं होंगे। तो जो तीन गुण हैं वह वस्तुतः कैसे हैं? या तो आनंद से, प्रकाश से, उच्चतर विचारों से संबंधित हैं, या फिर किसी जो रजस की बात हम अभी आगे देखेंगे कि वो हमारी किसी बहुत ही जिसको कहना चाहिए भावनात्मक आंदोलन से, जो हमको किसी प्रकार से ये कहना चाहिए कि रोमांचित तो करता है, लेकिन हमारे एक्साइटमेंट का कारण होता है, हमारी प्रसन्नता का कारण नहीं होता। या फिर हम उदासीन होते हैं, जिसका द्योतक तमोगुण है। सत्वगुण का स्वरूप कैसा है? ऑफ द नेचर ऑफ प्लेजर, ये इसकी प्रकृति आनंदित करने वाली है। इट इज बायंट और लाइट, यह प्रकाश का द्योतक है। ब्राइट, इल्यूमिनेटिंग, यह जिसको कहना चाहिए कि प्रकाशक है। और यह निर्मल है, फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज, यह किसी भी प्रकार की अशुद्धताओं से मुक्त है। कोई किसी भी, यह अत्यंत शुद्ध है। एलिवेटिंग, यह आपको आपकी मन स्थिति को अच्छा करने वाला, उठाने वाला है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियसनेस
एंड नॉलेज। यही चेतना का कारक है और ज्ञान का कारण है। देखिए, चेतना एक उच्चतर विषय है और चेतना किसके कारण संभव है? चेतना सत्व गुण के कारण ही संभव है, और चेतना नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। सत्व गुण चेतना और ज्ञान का कारक है। सिंबॉलिक ऑफ काल्मनेस, यह शांति का, यह निर्मलता का, शांति और निर्मलता का यह परिचायक है ना। धर्म का परिचायक है और ऊर्ध्वगामी है। यह आपको निम्न स्थिति से उच्चतर स्थिति, मानसिक या बौद्धिक स्थिति में ले जाने वाला है। दूसरा गुण है रजस, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गति का सिद्धांत है। जब हमने प्रकृति के स्वरूप की चर्चा की थी तो हमने ये कहा था कि प्रकृति जड़ होने के उपरांत भी चलायमान है, गतिशील है। तो प्रकृति में गति का सिद्धांत क्या है? प्रकृति में गति किसके कारण संभव है? वह रजोगुण के कारण या रजस गुण के कारण संभव है। यही समस्त गति का कारण है, चल है, उपस्तंभक है, एंड ऑफ द नेचर ऑफ पेन, क्योंकि यह हमें भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से विषयों से या घटनाओं से या वस्तुओं से जोड़ता है। तो यह अंततोगत्वा हमारे लिए पीड़ा का कारण बनता है। स्टिमुलस फॉर इनएक्टिव सत्व एंड तमस टू परफॉर्म, यह रजोगुण ही वह गुण है जो प्रकृति से अचल है ना, स्थिर, जो प्रकृति से स्थिर है, लेकिन जिनमें गति कौन भरता है? जिनकी गति का कारण कौन है? रजस। तो सत्व और तमस की गति का कारण भी यही है। यही वो गुण है जो विरूप परिणाम की क्रिया को प्रारंभ करता है। देखिए, गुण अपनी साम्यावस्था में रहते हैं, वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, लेकिन रजस की गति ही वह कारण है जिसकी वजह से, जिसके कारण सत्व और तमस भी चलायमान होते हैं। जब यह चलायमान होते हैं तो गुणों की अंतरक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो सत्व की और तमस की गति का कारण भी स्वभाव से गतिशील, स्वरूपतः गतिशील रजोगुण है। तमोगुण, इंडिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ पैसिविटी, यह स्वरूपतः कैसा है? यह उदासीनता का द्योतक है, उदासीन है। प्रिंसिपल ऑफ पैसिविटी, यह अकर्मण्यता का भी द्योतक है, अकर्मण्यता का भी कारक है। निगेटिविटी, नकारात्मकता का, अपोज टू सत्व, यह अपनी प्रकृति में कैसा है? यह सत्व गुण का विरोधी गुण है। यदि सत्व गुण लघु और प्रकाशक है तो तमोगुण गुरु और ग्लूमीनेस, अंधकार का द्योतक है। गुरु यानी भारी है। यदि सत्व गुण आपकी मन स्थिति को, आपके भावों को, आपकी चेतना को उच्चतर स्तर पर लेकर के जाता है तो तमोगुण उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है। ऑब्स्ट्रक्ट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यह ज्ञान का भी विरोधी है और वस्तुओं के उत्पन्न होने का भी विरोधी है। यह एक तरफ तो सत्व का विरोधी है अपनी प्रकृति से, अपने लक्षणों से, और दूसरी तरफ यह रजस का विरोधी है क्योंकि यह गति को अरेस्ट करता है, ये रिटार्ड करता है। जो रजस की गति है उस गति के विपरीत एक प्रकार की यह जिसको कहना चाहिए एक बल है, उसका एक सिद्धांत है, यानी कि यह गति को रोकने वाला है। इंड्यूसेस टेंडेंसी ऑफ इग्नोरेंस एंड ग्लूमीनेस, यह अज्ञानता का और अंधकार का, उदासीनता का द्योतक है। यह मोह का कारण है। तमोगुण ही है। रजोगुण में और तमोगुण में क्या फर्क है कि रजोगुण पैशंस को तो क्रिएट करता है, पेन का कारण बनता है, लेकिन मोह यानी कि जो चीजें हमको पीछे खींचती हैं, हमको ज्ञान से और विवेकशीलता से दूर लेकर के जाती हैं, उनका कारण बनता है। तो यह मोह का और उदासीनता का कारण है। इसी के अनुरूप हम ये देखते हैं कि सत्व को यदि हम शुद्धता से और प्रकाश से उसकी तुलना करते हैं
सफेद रंग हम उसका एक आइडेंटिटी मानते हैं या हम उसका एक प्रतिनिधि मानते हैं, उसी प्रकार हम पैशन से, संवेगों से रजस गुण को पहचानते हैं, या रजस गुण के जिसको चरित्र हम कहते हैं वो पैशंस है, एक्टिविटी है, और हम इसका एक परिचायक लाल रंग को कहते हैं, और इसी प्रकार तमोगुण का परिचायक हम काले रंग को कहते हैं। इट इज ब्लैक। तो ब्लैक होने के कारण ऑब्वियसली यह सत्व का तो विरोधी हो ही गया। क्रिया किस प्रकार होती है, ये गुण परस्पर आपस में संबंधित कैसे हैं? देखिए, प्रकृति की साम्यावस्था में गुण हैं। प्रकृति गतिमान भी है, क्योंकि प्रकृति का एक गुण जिसको हम रजस कहते हैं वो स्वरूपतः उपस्तंभक है, चलायमान है। शेष दो गुण अपनी स्थिति में हैं। पूरी प्रकृति साम्यावस्था में है। साम्यावस्था टूटती है। कैसे टूटती है, पुरुष का कैसे संयोग होता है, ये बातें हम आगे करने वाले हैं। लेकिन हम यदि ये देखें कि विरूप परिणाम होता है, तो क्या होता है कि गुण एक दूसरे को प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं। अब वो अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं रहते हैं, और जैसे ही गुण एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू करते हैं तो वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। वस्तुओं की उत्पत्ति का मतलब क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। उत्पत्ति की प्रक्रिया में गुणों की भूमिका कैसी रहती है? हम ये देखते हैं कि गुणों की भूमिका कुछ एक जिसको दिए से हम ये कहते हैं कि इसकी तुलना की जा सकती है, जिसमें बाती भी होती है, जिसके अंदर फ्लेम भी होती है, ज्योति भी होती है, और जिसके अंदर ऑयल यानी कि तेल भी होता है। ये तीनों मिलकर के ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। तेल को, बाती को जलना पड़ता है, एक दूसरे के विपरीत भी ये क्रिया करते हैं और मिलकर के एक उत्पत्ति भी करते हैं। उत्पत्ति किसकी हो रही है? जगत की हो रही है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत अपने प्रभाव को भी प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। द गुणास आर इन स्टेट ऑफ बोथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं और एक दूसरे से एक सहकार भी हो रहा है, एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी भी हो रही है। बात समझ में आई ना आपको कि प्रकृति में एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी इनका मिश्रित प्रयास ऐसा है कि सृष्टि उत्पन्न हो रही है। They are always together and it takes all of them to produce anything. सृष्टि की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें इन तीनों गुणों का कमोबेश मिश्रण ना हो। सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम शुद्ध सत्व, शुद्ध रजस या शुद्ध तमस कह सकें। यह हो सकता है कि कहीं पर सत्व प्रीडोमिनेट करता है, जहां सत्व प्रीडोमिनेट करता है या जहां पे सत्व प्रभावी है, वहां पर हम ये देखते हैं कि चेतना और ज्ञान जैसी चीजें होती हैं। जहां पर हम ये देखते हैं कि रजस प्रभावी है, वहां हम संवेगों की प्रधानता को देखते हैं, और जहां पर हम देखते हैं कि तमस प्रभावी है, वहां पर आलस्य है, अज्ञान है, अरुचि है, निद्रा है, इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन कोई भी संसार की चीज ऐसी नहीं है जो इस प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न न करती हो, और क्योंकि वो इस प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करती है किसी भी विषयी के अंदर, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह इन तीनों ही लक्षणों से युक्त है, और तीनों लक्षणों से युक्त होने का कारण यह है कि वह इन तीनों गुणों से युक्त है। द प्रीडोमिनेंट गुण डिटरमाइंस द नेचर ऑफ अ थिंग। किसी भी वस्तु का चरित्र निर्धारण या किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्धारण उस गुण के आधार पर होता है जो उसमें अत्यंत प्रभावी रूप से विद्यमान होता है। कहीं भी और कभी भी सृष्टि में तीनों गुण किसी भी जगह, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में विद्यमान होंगे, रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हम कि यह शुद्ध सात्विक व्यक्ति है। हम आमतौर पे ये कह देते हैं कि हम ज्ञानी व्यक्ति को या बहुत ही नैतिक व्यक्ति को कि ये तो बड़ी सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है, ये कहने का अर्थ केवल इतना है कि उसमें सत्व रजस अत्यधिक प्रभावी है। द सत्व प्रीडोमिनेट्स
द रेस्ट ऑफ द टू गुणास। हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा गुस्सैल है, बड़ा जोशीला है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सत्व का अंश नहीं है या उसके अंदर तमस का अंश नहीं है, लेकिन उसमें रजोगुण अत्यधिक प्रभावी है, शेष दो गुणों से ज्यादा प्रभावी है। हम कभी ये कहते हैं, हमारे यहाँ कहावतें भी हैं ऐसी कि ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, यह बड़ा आलस्यपूर्ण व्यक्ति है, यह व्यक्ति बड़ा अज्ञानी और जड़मती है, ठीक है, उसमें तमोगुण की प्रधानता है, या ऐसी वस्तुएं जो ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं उनमें तमोगुण की प्रधानता है। लेकिन सृष्टि में, सृष्टि की उत्पत्ति ही गुणों के मिश्रण का परिणाम है। सृष्टि विरूप परिणाम है, गुणों के मिश्रण से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु, विषय, व्यक्ति नहीं है जिनमें इन तीनों गुणों का न्यूनाधिक मिश्रण ना हो। तीनों गुण सदैव प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। ये हमने गुणों की बात की, स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हम स्वरूप परिणाम, विरूप परिणाम इत्यादि की बातें कर चुके हैं। आवश्यकता होगी जैसे जैसे हम इनको पुनः दोहरा लेंगे। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों ने गुणों की प्रकृति के बारे में आज के इस लेक्चर में जाना। जो पुरुष के स्वरूप की बात है, जो हमारी ड्यू बात है, हम प्रकृति के स्वरूप की बात कर चुके हैं। प्रकृति के स्वरूप की बात करने के साथ साथ, क्योंकि आवश्यकता महसूस हुई थी कि हमें कार्य कारणवाद को समझ लेना चाहिए, और प्रकृति के स्वरूप में ही हमें यह भी आवश्यकता महसूस हुई कि हमको गुणों के विषय में चर्चा करनी चाहिए। अब आगामी लेक्चर में हम पुरुष के विषय में चर्चा करेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, या इवन कोई टिप्पणी हो, आप निसंकोच होकर मुझसे इस विषय में संवाद करें। थैंक यू।